हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड जो सेकेंड ईयर है उसका जो सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, अष्टम प्रश्न पत्र है, उसके बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैंने पूरा एकदम विश्लेषण करके और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो रहे थे वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंप्लीट जितना इसके अंदर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के अंदर जितनी इकाई है वो सारी की सारी मैंने सम्मिलित की है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन है वो है दांतों की नियमित स्वच्छता न रखने से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दांतों की जो नियमित स्वच्छता रे न रखने से एक तो कैरीज और एक पायरिया नामक रोग हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कैरीज हो जाता है और एक है पायरिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कचरा नियत स्थानों पर डालने से क्या लाभ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कचरा है वो नियत स्थान पर डालने से क्या लाभ है। तो देखिए, कचरा को नियत स्थानों पर रखे कचरा पात्रों में डालने पर कचरा इधर उधर नहीं फैलता है, जिससे रोगाणु का प्रसार नहीं होता, यानी रोगाणु नहीं फैलते हैं। कचरा एक जगह कचरा पात्र में डालना चाहिए। नेक्स्ट है कि टूटी फूटी वस्तुओं को हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? तो जो टूटी फूटी जो वस्तु है, क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं होता है और इनसे चोट लगने का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषण तत्व किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जीवन यापन यानी विकास, प्रजातंत्र और सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए भोजन में तत्वों का होना बहुत आवश्यक है और उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनका होना अति आवश्यक है जीवन यापन के लिए। अब देखिए, भोजन के अंदर जो पोषक तत्व यानी घटक कौन कौन से भोजन के। तो देखिए, पोषण यानी भोजन के घटक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पर वसा, नंबर 3 पर प्रोटीन, नंबर 4 पर खनिज लवण, नंबर 5 पर विटामिन और नंबर 6 पर जल। तो ये इसके जो है पोषण के घटक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाशियर क्वारे। क्वाशियर क्वारे शरीर में किस कमी के कारण उत्पन्न होता है। जो क्वाशियर क्वारे है शरीर में किस कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो ये रोग 5 वर्ष तक के बच्चों में आहार में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके अंदर प्रोटीन की जो कमी होती है उसके कारण ये हो जाता है और इस कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चा क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध में कौन कौन से तत्व मिलते हैं। तो देखिए, दूध में संतुलित आहार के प्रमुख तत्व उपस्थित रहते हैं। केवल विटामिन दूध में नहीं मिलते, यानी केवल विटामिन है वो दूध में नहीं होता, बाकी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है आदि सब मिल जाते हैं। तो दूध में केवल प्रोटीन नहीं होता है, नहीं विटामिन नहीं होता केवल, बाकी सब मिल जाते हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है। अगला है संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी क्या है संतुलित आहार का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, संतुलित आहार शरीर को शक्ति, गर्मी, शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, रोगों से सुरक्षा व शरीर के विभिन्न स्थानों पर नियंत्रण प्रदान करता है। ये उत्तम आहार माना जाता है। तो ये संतुलित आहार की परिभाषा आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो देखिए, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और स्वास्थ्य के आयामों पर चर्चा कीजिए। अथवा में दिया हुआ है स्वास्थ्य की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वास्थ्य से संबंधित, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखिए, स्वास्थ्य होता क्या है। तो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित व व्यवस्थित होने की अवस्था है। यानी स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से और सामाजिक रूप से संतुलित एवं व्यवस्थित होने की अवस्था है। स्वास्थ्य को प्राप्त करके एक बच्चा अपना जीवन के विभिन्न आयामों को विकसित कर सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नायमात्मा बलहीने ने लक्ष्य, अर्थात निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वे शारीरिक रूप से निर्बल हो, तथा मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति जीवन के उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता
उपरोक्त कथन से स्वास्थ्य की उपयोगिता तथा बच्चों के शैक्षणिक व सामाजिक जीवन में स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को महसूस किया जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि नायमात्मा बलहीने लक्ष्य, अर्थात व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वह शारीरिक रूप से निर्बल हो अथवा मानसिक रूप से, ऐसा व्यक्ति जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार केवल बीमारी, कमजोरी या अपंगता का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सुव्यवस्था की स्थिति ही स्वास्थ्य है। इसे व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए कहा गया कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्था है। तो इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य की परिभाषा आपको याद रखनी है कि स्वास्थ्य होता क्या है। तो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित व्यवस्थित होने की अवस्था है स्वास्थ्य। नेक्स्ट बात करते हैं, खुशहाली से आप क्या समझते हैं? खुशहाली की अवधारणा बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, खुशहाली जीवन की वे अवस्था यानी खुशहाली जीवन की एक अवस्था है जिसमें बच्चा मानसिक तौर पर स्वस्थ, आनंदित तथा समन्वित महसूस करता है। खुशहाली से तात्पर्य एक बच्चे का स्वयं के व्यवहार, संवेगों तथा जीवन की विभिन्न गतिविधियों में संतुलन बनाकर उनके प्रति सहमति प्रकट करता है। एक बच्चे की अवस्था विभिन्नताओं से युक्त होती है, उसमें जीवन के हर क्षण में नए नए अनुभवों, मूल्यों का समावेश होता है और इन्हीं तत्वों से बच्चे को संतुष्टि प्रदान होना ही खुशहाली है। बच्चे का किसी विषय या गतिविधि के प्रति आकर्षण तथा उसमें भाग लेकर मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति ही खुशहाली है। खुशहाली एवं स्वस्थता सकारात्मक सोच विचार को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती है, गतिविधियों के लिए प्रेरणा देती है तथा कठिन परिस्थितियों से जूझने की शक्ति प्रदान करती है। अतः खुशहाल बच्चा अपने आप से परिपूर्ण होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं सीखना आनुवांशिकता द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है? स्वास्थ्य एवं सीखना है वो आनुवांशिकता द्वारा। अब आनुवांशिकता क्या होती है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का आना ही आनुवांशिकता है। तो देखिए, वंशानुसार देखा जाए तो जिन परिवारों में सदस्यों का स्वास्थ्य उच्चतम स्तर का होता है तो उनके बच्चों में भी वे बातें देखी जाती है। स्वस्थ माता पिता के गुणसूत्र बच्चों में प्रविष्ट होते हैं, जिसके द्वारा उन्हें आरोग्यता विरासत में मिलती है। इसी के विपरीत अस्वस्थ रहने वाले माता पिता की संतान भी अस्वस्थ हो सकती है या बच्चे कई बार किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और सीखने की गति को प्रभावित कर सकता है। सजग मस्तिष्क, बलिष्ठ शरीर का गुण बच्चों को अपने पूर्वजों से ही प्राप्त हो सकता है। उक्त प्रकार के बच्चों को यदि अनुकूल वातावरण मिले तो सीखने में सरलता एवं अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यानी आनुवंशिकता का मतलब क्या हुआ? जिनके माता पिता अगर स्वस्थ है तो उनके जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थ होंगे, और जिनके जो माता पिता स्वस्थ नहीं हैं तो उनके बच्चे हैं वो भी कमजोर या किसी रोग से ग्रसित होंगे। ये आनुवंशिकता के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुंह तथा दांतों की स्वच्छता क्यों आवश्यक है? तो देखिए, मुंह तथा दांतों की सफाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, मुंह तथा दांतों की स्वच्छता क्यों जरूरी है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि दांतों व मुंह की सफाई नियमित रूप से की जानी चाहिए। दांतों को दोनों समय सुबह व शाम ब्रुश तथा दांतुन मंजन से साफ करना चाहिए। दांतों में पायरिया, कैरीज नामक रोग उत्पन्न हो जाती है। यानी दांतों में कौन से रोग होते हैं? पायरिया व कैरीज नामक रोग। दूषित दांतों से पीड़ा होती है। मुंह की सफाई के समय जीभ, दांत व गले की सफाई करनी चाहिए। शौचादि तथा भोजन करने अथवा अन्य भोज्य पदार्थों खाने के बाद तुरंत ही भली प्रकार कुल्ला कर मुंह को स्वच्छ कर लेना चाहिए। यदि मुंह शुद्ध नहीं किया जाए तो उसमें भोजन के कुछ अंश सड़ जाते हैं और उसमें रोग के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। सड़े भोजन से उत्पन्न तेजाब दांतों के ऊपर पॉलिश यानी इनेमल को काट देता है तथा शरीर में अनेक रोग हो सकते हैं। तो यानी दांतों की और मुंह की सफाई रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, पोषण किसे कहते हैं और पोषण के स्रोत का वर्णन कीजिए। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी पूरी संभावना है।
हमारे शरीर के लिए पोषण के स्रोत यानी भोजन के घटक कौन कौन से हैं, इनके प्राप्ति स्रोत, प्रमुख कार्यों एवं कमी के प्रभावों का विवरण दीजिए। तो देखिए विटामिन से आपका क्या अभिप्राय है और विटामिन ए बी सी की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन को पूरा जरूर देखें, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषकर इसका ध्यान रखना। काफी क्वेश्चन अगर छोटे क्वेश्चन भी आएंगे तो इससे क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं पोषण की। तो पोषण को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि सभी तत्वों से युक्त या परिपूर्ण आहार, यानी सभी तत्वों से युक्त या परिपूर्ण आहार जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, विकास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वे पोषण कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। देखिए नंबर 1 पर है सर हेराटे हिम्सवर्थ के अनुसार जीवित प्राणियों पर भोजन तथा उसके घटकों के प्रभाव का विश्लेषण ही पोषण है। जे ई पार्क तथा के पार्क के अनुसार पोषण का अभिप्राय उस गतिज प्रक्रिया से है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है, अर्थात भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो, वे जिसके सेवन से शारीरिक मानसिक विकास हो। आप थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं पोषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए नंबर 1 पर है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। शरीर की दैनिक क्रियाओं व गतिविधियों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। हमें अपने शरीर को क्रियाशील रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। इससे हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राप्ति के स्रोत देखिए भोज्य पदार्थों से, दालों से, अनाज से, पोहा से, सूजी से, मैदा से, साबूदाना से, सूखे फल से, गेहूं, मटर, कच्चे केले, आलू, अरबी आदि। तो इनसे अपने क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। शक्कर से बने पदार्थ देखिए जैम, जेली, मुरबा, केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, शक्कर, गुड़, दूध आदि, इनसे भी क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करें, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, कब्ज से बचाव, रोगों से बचाव करना। कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमजोर व पतला हो जाता है। थकान, सुस्ती, आलस्य, कमजोरी, त्वचा में झुर्रियां तथा चिड़चिड़ापन होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नंबर 2 पर है वसा। पहला कार्बोहाइड्रेट था, तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती कार्बोहाइड्रेट से। अगला है वसा। वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग है। ये शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। त्वचा के नीचे एकत्रित हुई चर्बी शरीर के आंतरिक व बाहरी चोटों व प्रहारों से रक्षा करती है। अब देखिए वसा प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो दूध, घी, मक्खन, मूंगफली, दही, मछली, मांस, पनीर, आइसक्रीम, नारियल का तेल, दही, मूंगफली का तेल और चावल। तो इनसे अपने क्या। नेक्स्ट है शरीर में वसा के कार्य। तो ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा, त्वचा को चिकना व स्वस्थ बनाना। वसा की कमी के प्रभाव देखिए सामान्य वृद्धि रुकना, त्वचा का सूखी व खुरदरी होना, कार्य क्षमता में कमी होना। तो ये वसा के कमी के प्रभाव है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रोटीन की। तो देखिए प्रोटीन की बात करें तो शरीर में ऊतकों के निर्माण व वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिनकी मरम्मत प्रोटीन करता है। प्रत्येक कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। प्राप्ति के स्रोत देखें दाल, सोयाबीन, उड़द, सूखा मटर, राजमा, अरहर, सूखे मेवे, बादाम, मूंगफली, ताजा नारियल, सब्जियों में पालक, गाजर, प्याज, फूलगोभी, दूध के बने पदार्थ, मछली, सेव, अमरूद। वर्तमान समय में जंक फूड के कारण
बच्चे प्रोटीन की चीज़ें कम खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर व पैक्ड पदार्थों को ज़्यादा पसंद करते हैं। कारणवश उनका पोषण स्तर गिरता जा रहा है, जिसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है। प्रोटीन का अधिक व कम होना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। प्रोटीन के कार्य देखिए, वृद्धि एवं विकास होता है, ऊतकों का निर्माण व मरम्मत होता है, शरीर का संतुलन बनाना, ऊर्जा प्रदान करना, ये प्रोटीन के कार्य है। कमी के प्रभाव देखिए, शारीरिक क्षमता में कमी, वृद्धि एवं विकास प्रभावित होना। अगर प्रोटीन की कमी है तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट खनिज लवण की। खनिज लवण वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बढ़ते बच्चों की वृद्धि होने, हड्डियों व दांत मजबूत बनाने एवं मांसपेशियों की गति के लिए सोडियम, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन आदि खनिज लवण आवश्यक हैं। प्राप्ति के स्रोत देखें तो दूध है, ताज़ा मछली है, बादाम है, गाजर की पत्तियां हैं, मूली की पत्तियां हैं, दालें हैं, गेहूं है, मक्का है, मूंग है, उड़द है, हरी सब्जियां हैं, आयोडीन युक्त नमक है, चाय है, कॉफी और मांस है। तो खनिज लवण के कार्य देखिए, दांतों का निर्माण करना, अस्थियों का निर्माण करना, पेशीय ऊतकों का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, हृदय गति को संतुलित रखना। और कमी का प्रभाव देखिए, विभिन्न रोग हो जाते हैं, अस्थियों के रोग हो सकते हैं और दांतों के रोग हो सकते हैं। तो खनिज लवण भी होना अति आवश्यक है। आगे अपन बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन देखिए ए, बी, सी, डी और ई और के होते हैं, यानी 5 विटामिन है, 6 विटामिन है। तो देखिए, अगर आपको पूछ ले वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, तो देखिए विटामिन है ना, इसके अंदर ए, डी, ई और के, ये है वसा में घुलनशील है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। ये तत्व हमारे पोषण को पूर्ण कर देते हैं। वैसे ये कम मात्रा में चाहिए, लेकिन आहार में इसका होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर उन्हें स्वयं नहीं बना सकता। प्राप्ति के स्रोत देखें तो हरी सब्जियां, गाजर, मक्खन, दूध, अंडे, अनाज, भूसी, फल, खमीर, नींबू, मटर, संतरा, दही, मौसमी फल, मछली का तेल, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मछली, आंवला आदि। तो ये इसके प्राप्ति के स्रोत हैं। विटामिन के कार्य, आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करना, स्वस्थ त्वचा, अस्थियों की वृद्धि में सहायता, दांतों के लिए, शरीर की वृद्धि, पाचन क्रिया को सहज बनाना। कमी के प्रभाव देखिए, कई प्रकार के रोग जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं जल की। तो हमारे शरीर में जल एक आवश्यक पदार्थ है। मनुष्य भोजन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन असंभव है। शरीर में पानी की कमी से मृत्यु तक हो जाती है। शरीर के कुल भार का लगभग 60% भाग जल है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुपोषण क्या है? कुपोषण की पहचान, लक्षण, उपचार के बारे में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कुपोषण का अर्थ है भोजन की गुणवत्ता कम होने पर कुपोषण कहा जाता है। यानी भोजन की गुणवत्ता कम होने पर कुपोषण कहा जाता है। अपर्याप्त पोषण का भोजन लेने से 1 या 2 पोषक तत्व की कमी रहती है। पोषक तत्व की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा शारीरिक कार्यों के संपादन के लिए पोषण कम रहता है। अत्यधिक पोषण भी शरीर के लिए हानिकारक है। ये मोटापा बढ़ाता है, वे अन्य रोग उत्पन्न करता है। साधारण शब्दों में संतुलित भोजन का अभाव ही कुपोषण कहलाता है। जब हमारे शरीर में ऐसे तत्वों की कमी होती है जो शरीर वृद्धि एवं रक्षा में सहायक होते हैं, तो अपौष्टिकता या कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, कुपोषण की वजह से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो चली जाती है और बच्चे इसकी वजह से कई ऐसे रोगों के शिकार हो जाते हैं जो पौष्टिक भोजन न मिलने या भोजन में इन तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ऐसे कुछ रोग जो बच्चों में कुपोषण के कारण होते हैं,
निम्न प्रकार के रिकेट्स रोग है, रक्तहीनता है, बेरी है, प्लेग्रा है, रतौंधी है, स्कर्वी है, एडिशन है, घेंगा है और वंध्यता है। तो ये कुपोषण की वजह से रोग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुपोषण के लक्षण एवं प्रभाव। तो बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है कुपोषण की वजह से। वे अपनी आयु के बच्चों से कमजोर दिखाई देते हैं तथा शरीर में थकावटें रहती है। इससे बच्चों की शारीरिक रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है और शरीर रोग का प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाता है। चेहरे पर आकर्षण नहीं रहता, आंखें सुस्त एवं चेहरा पीला सा दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति का वजन व ऊंचाई अपनी आयु के हिसाब से कम होती है। शरीर की मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता तथा जल्दी थक जाते हैं। चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगती है, दांत पीले पड़ने लगते हैं और अंत में खराब हो जाते हैं। कमजोरी व मांसपेशियों की शिथिलता के कारण शरीर की आकृति बिगड़ने लगती है। बच्चों के शरीर रिकेट्स या बेरी जैसे रोगों से ग्रसित होने लगते हैं। कुपोषण के शिकार बच्चे धूप में सुबह प्रार्थना के समय मूर्छित होने लगते हैं। स्मरण शक्ति यानी मेमोरी कमजोर होने लगती है तथा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति कम हो जाती है। आगे देखिए कुपोषण के शिकार हुए बच्चों में उत्साह, जोश व कार्य करने की रुचि में कमी हो जाती है। कुपोषण से ग्रसित बच्चे को दूसरों के साथ समायोजन करने में परेशानी होने लगती है। ऐसे बच्चों में जल्दी ही चिंता, बेचैनी व घबराहट होने लगती है तथा सिर दर्द व चक्कर आने की शिकायतें करते हैं। ऐसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा कक्षा में ऊँघते नजर आते हैं। कुपोषण से ग्रसित बच्चों की त्वचा कांतिहीन हो जाती है। आगे बात करते हैं, देखिए कुपोषण के कारण। देखिए तो कुपोषण के कारण है निर्धनता है, प्राकृतिक प्रकोप है, वैज्ञानिक तरीकों से खेती का अभाव है, यातायात व परिवहन है, अज्ञानता है, भंडारण है, बेरोजगारी एवं जनसंख्या वृद्धि। आप इनको देख लेना। आगे लेते हैं, यानी ये कारण है, निर्धनता है, प्राकृतिक प्रकोप है, वैज्ञानिक तरीकों से खेती का अभाव है, यातायात व परिवहन है, अज्ञानता है, भंडारण है, बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि। आगे है नेक्स्ट है खाद्य सामग्री में मिलावट और भोजन संबंधी अस्वस्थ आदतें। इनसे कुपोषण होने की पूरी संभावना रहती है। आगे बात करते हैं कुपोषण को दूर करने के उपाय। तो देखिए संतुलित भोजन करना चाहिए, नियमित व संतुलित जीवन यापन और वैयक्तिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का ज्ञान प्रदान करना। तो ये है दूर करने के उपाय है। संतुलित भोजन करना अति आवश्यक है। संतुलित भोजन करेंगे तो बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन है मानव की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मानव की रीढ़ की हड्डी में कुल 33 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 33 अस्थियां होती है। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च रक्तदाब व निम्न रक्तदाब किसे कहते हैं, प्राय ये कितना होता है। तो उच्च रक्तदाब देखिए दिल के सिकुड़ने की दशा में धमनी की दीवारों पर डाला गया रक्त का दाब उच्च रक्तदाब कहलाता है। तो ये सामान्यतः ये कितना होता है 120 तक हो जाता है। तो उच्च दाब कितना होता है 120 तक। निम्न रक्तदाब की बात करें तो निम्न रक्तदाब हृदय के फैलने की दशा में धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब निम्न रक्तदाब कहलाता है। सामान्यतः ये 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर किसे कहते हैं। तो देखिए इसका पूरा नाम लिखिए या सीपीआर का पूरा नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हृदय की धड़कन बंद हो जाए, व्यक्ति की श्वास रुक जाए, तो जीवन बचाने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे सीपीआर कहते हैं। कार्डियो का अर्थ है हृदय, पाल्मोनरी से अभिप्राय फेफड़े एवं रेसिटेशन से अभिप्राय पुनर्जीवित, अर्थात हृदय एवं फेफड़ों को पुनः क्रियाशील करना ही कार्डियक पाल्मोनरी रेसिटेशन कहलाता है। और सीपीआर का पूरा नाम कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशियां क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो देखिए पेशियां त्वचा से नीचे पाई जाती है।
तथा शरीर को निश्चित आकार देती है। शरीर की क्रिया भी पेशी द्वारा ही होती है। पेशियां दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए, ऐच्छिक पेशियां, जो पेशियां हमारी इच्छा से चलती है उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे हाथ, पैर, आंख की पलकें। सामान्यतः शरीर की बाहरी अंगों में इस प्रकार की पेशियां होती है। अनैच्छिक, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। शरीर के आंतरिक अंगों में इसी प्रकार की पेशियां होती है, जैसे हृदय, मूत्राशय, अग्नाशय, यकृत आदि सभी पेशियों का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क से होता है। आगे बात करते हैं, रेबीज रोग क्या है। तो देखिए, ये रोग मनुष्यों को कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से, यदि किसी जानवर के काटने के बाद समय से टीके नहीं लगवाए जाए तो मृत्यु निश्चित है। अतः सावधानी पूर्वक इसका इलाज कराना आवश्यक है। जिस जानवर को रेबीज होता है उसकी लार टपकती रहती है तथा कुछ दिनों में मर जाता है। क्या किसी जानवर के पंजे के मारने से रेबीज होता है? तो देखिए, किसी जानवर के पंजे मारने से रेबीज नहीं होता, क्योंकि रेबीज का जीवाणु जानवर की लार में होता है। ये किसी जानवर के काटने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण से समझाइए। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। और किसी व्यक्ति या बच्चे को जानवर के काटने के बाद आप उसे किस प्रकार प्राथमिक सहायता देंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्राथमिक चिकित्सा मात्र इलाज शुरू होने से पहले दी जाने वाली सहायता है। इसे हम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जब भी किसी रोगी को अस्पताल पहुंचाने से पहले सीमित यानी उपलब्ध साधनों द्वारा जो सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा या सहायता कहते हैं। तो यानी हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले, अस्पताल पहुंचाने से पहले जो प्राथमिक जो इलाज किया जाता है, सीमित इलाज होता है, वो किया जाता है, तो उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में देखिए, किसी व्यक्ति या बच्चे को जानवर के काटने के बाद काटे गए स्थान को किसी कार्बोलिक एसिड युक्त साबुन जैसे कपड़े धोने के साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि कार्बोलिक एसिड उपलब्ध हो तो उसे सावधानी से घाव पर लगाना चाहिए। घाव पर कभी भी पट्टी नहीं करते, चिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो देखिए, रक्तस्राव किसे कहते हैं एवं कितने प्रकार का होता है। तो रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? तो रक्तस्राव किसे कहते हैं? शरीर के किसी अंग से रक्त बहने को रक्तस्राव कहते हैं। रक्तस्राव दो प्रकार का होता है, बाह्य रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव। तो बाह्य रक्तस्राव में देखिए, जब हमें रक्त बहता दिखाई दे तो उसे बाह्य रक्तस्राव कहा जाता है। ये तीन प्रकार का होता है, धमनी द्वारा, शिरा द्वारा, कोशिकाओं द्वारा। धमनी द्वारा, इसमें रक्त का बहाव बहुत तेज होता है तथा रक्त झटके के साथ बहता है। शिरा द्वारा, इसमें नियमित रक्तस्राव होता है। और कोशिकाओं द्वारा, ये बहुत थोड़ी मात्रा में होता है तथा स्वतः ही रुक जाता है। आंतरिक रक्तस्राव की बात करें तो इसे देखा नहीं जा सकता, प्राय कठिन या शरीर के किसी आंतरिक अंग में चोट लगने से होता है। उपचार की बात करें, हम मात्र बाह्य रक्तस्राव की प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। ये दो प्रकार से की जाती है, प्रत्यक्ष दबाव द्वारा, अप्रत्यक्ष दबाव द्वारा। प्रत्यक्ष में देखिए, इसमें रक्तस्राव वाली जगह पर साफ करके कपड़े को कई तह में मोड़कर या रुई की तरह लगाकर रखकर हाथों से हल्का सा दबाया जाता है। और अप्रत्यक्ष में ये प्राय धमनी रक्तस्राव में प्रयोग बाय इनडायरेक्ट प्रेशर किया जाता है। इसमें चोट वाले स्थान से करीब ऊपर किसी कपड़े का बंधन बांध दिया जाता है। प्राय हाथ या पैर में इसे उपयोग में लाया जाता है। आगे बात करते हैं, वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि का अर्थ वजन व आकार में
बढ़ना व लंबा होना, जिसमें पेशियों की वृद्धि, शारीरिक ढांचे की वृद्धि, शारीरिक अंगों की वृद्धि शामिल है। और विकास व्यक्ति के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि पैदा होने से लेकर वयस्क तक होती रहती है, जबकि विकास प्रक्रिया जो आजीवन चलती रहती है, जिसमें गुणवत्ता तथा संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, तो चकमा बोल किस प्रकार का खेल है, लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चकमा बोल क्या होता है? ये प्रतिस्पर्धात्मक दो टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल है। उद्देश्य देखिए इसका, टीम भावना व सहयोग की भावना का विकास होता है, चपलता व स्फूर्ति के गुण का विकास होता है, और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। अब खेल विधि देखिए। कक्षा को दो बराबर भागों में बांटकर उपलब्ध मैदान के अनुसार 5 से 7 मीटर त्रिज्या का एक गोला बनाकर एक दल गोले के अंदर खड़ा रहता है व दूसरा दल गोले के बाहर चारों तरफ खड़ा रहेगा। एक फुटबॉल को बाहर खड़े दल को देखकर ये कहे कि अंदर खड़े खिलाड़ी के कमरे के नीचे बॉल को मारना है, कमर के नीचे बॉल को मारना है। जिस खिलाड़ी के बॉल कमर के नीचे लगेगी वे आउट माना जाएगा। खेल हेतु 20, 15, 10, 5 मिनट निश्चित करेंगे। निश्चित समय में शेष बचे खिलाड़ी उस दल के अंक माने जाएंगे। यही प्रक्रिया दूसरे दल द्वारा दोहराई जाएगी और इसी आधार पर विजेता दल घोषित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, बहुर्मुखी बालक की विशेषता बताइए। तो बहुर्मुखी बालक यथार्थवादी, व्यवहार कुशल, भाव प्रदान, अधिक कार्यशील, संकोच रहित, अधिक बोलने वाले, शीघ्र निर्णय लेने वाले तथा वर्तमान को महत्व देने वाले होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के दो कारण बताइए। तो प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होते हैं जिनका प्रभाव उनमें पड़ता है, जिन्हें हम कुछ हद तक नहीं बदल सकते, जैसे आनुवंशिकता, वातावरण, संस्कृति, जातीय परंपरा, आर्थिक सामाजिक स्तर, शिक्षा, लिंग भेद का प्रभाव एवं आयु का प्रभाव। आगे बात करते हैं, योग शब्द का अर्थ है। तो देखिए, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, गठबंधन करना, बांधना तथा अपना ध्यान केंद्रित करना, यानी सही अर्थ हुआ जुड़ना। आगे बात करते हैं, महर्षि पंतजलि के अनुसार योग क्या है। तो महर्षि पंतजलि के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त मन की वृत्तियों के दमन को योग कहा जाता है। महर्षि पंतजलि के अनुसार योग के अंग कौन कौन से हैं। तो महर्षि पंतजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये पंतजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं। आगे बात करते हैं, यम के अंग कौन कौन से हैं। तो यम के अंग है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये है यम के अंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राणायाम की स्वास्थ्य के लिए उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो प्राणायाम देखिए, श्वास और प्रश्वास यानी संस्कृत भाषा के प्राण प्लस आयाम से प्राणायाम बना है। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। प्राणायाम में श्वास को फेफड़ों में भरना, पूरक छोड़ना, रेचक तथा श्वास को अंदर रोकना आंतरिक कुंभक एवं बाहर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। स्वास्थ्य से संबंध, हमारे शरीर की कार्य प्रणाली श्वास पर निर्भर है। यदि हमें हमारी श्वास प्रणाली पर नियंत्रण है तो स्वतः ही शरीर स्वस्थ रहेगा। श्वास ही जीवन शक्ति है। श्वास के माध्यम से ही हमारे शरीर के संस्थान कार्य करते हैं। हमारा मस्तिष्क भी श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन पर केंद्रित, अतः श्वास प्रश्वास की सही कार्यशीलता पर ही हमारा स्वास्थ्य आधारित है, अर्थात शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से श्वास प्रणाली पर निर्भर है।
ये कार्य प्राणायाम द्वारा संभव है। आगे बात करते हैं आसन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। योगासन या आसन, तो देखिए योगासन ये स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है स्थिरम सुख मानसनम, अर्थात जिसमें शरीर स्थिर रहे तथा मन को सुख प्राप्त हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं। यानी जिसमें शरीर स्थिर रहे, मन को सुख प्राप्त हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं। लौकिक कार्यों में शरीर को अधिक कसने का नाम प्रयत्न है। इन कार्यों में शरीर को अधिक न थकाना, प्रयत्न की शिथिलता, विश्राम, शरीर को सामान्य आराम देने के कारण तथा परमात्मा का ध्यान करने से आसन की सिद्धि होती है। पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन अथवा सुखासन आदि किसी भी आसन में स्थिर तथा सुख पूर्वक बैठना आसन कहलाता है। साधक को जप, उपासना व ध्यान आदि करने के लिए किसी भी आसन में स्थिर एवं सुख पूर्वक बैठने की अभ्यास करना चाहिए। जो साधक इन आसनों में सुविधा पूर्वक नहीं बैठ सकते अथवा बीमार हैं, वे यदि आसन करना चाहते हैं तो कुर्सी अथवा दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। जप, ध्यान, उपासना आदि के लिए आसन का अभ्यास बहुत अनिवार्य है। किसी भी तरह के ध्यानात्मक आसन करते समय मेरुदंड सदैव सीधा रखना चाहिए। योगासन में हमारे शरीर के आंतरिक व बाहरी दोनों अंगों का व्यायाम होता है, अतः इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है एवं विकास होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान के योगासनों से हमारे भावों में स्थिरता आती है, अतः मानसिक संतुष्टि का विकास होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को किस प्रकार किया जाता है, उसके लाभ बताइए। तो देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम पद्मासन व सुखासन में बैठकर अनुलोम और विलोम प्राणायाम करेंगे। स्थिति पद्मासन या सुखासन। विधि देखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका रंध्र पर हल्का दबाकर रखेंगे। तर्जनी, सिद्धि, आज्ञा चक्र अथवा जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं से ललाट पर रखेंगे। मध्यमा एवं अनामिका को बाएं नासिका रंध्र पर लगाएंगे, लेकिन नासिका रंध्र बंद नहीं करें के उससे पूरक करेंगे। फिर दाहिनी नासिका रंध्र से अंगूठे को हटाएंगे एवं बाईं नासिका रंध्र अनामिका एवं मध्यमा द्वारा बंद कर देंगे और रेचक करेंगे। फिर दाहिनी नासिका रंध्र से पूरक करेंगे एवं दाहिनी नासिका रंध्र अंगूठे से बंद कर बाएं नासिका रंध्र से अनामिका एवं मध्यमा को हटाकर रोचक करेंगे। ये क्रिया अनवरत लगातार पहले 2 मिनट तथा धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 15-20 मिनट तक कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय कमर सीधी रहेगी। कफ वात रोग दूर होते हैं इससे। गले के विकार एवं उदर के कृमि में लाभ मिलता है और नाड़ी शोधन होता है। आगे बात करते हैं योगासन के दौरान किन किन सावधानियों की पालना करनी चाहिए। योगासन करने से पूर्व या योगासन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो योगासन के दौरान हमें निम्नलिखित सावधानियों की पालना करनी चाहिए। नंबर 1, योगासन का अभ्यास प्रशिक्षित व्यक्ति के निर्देश में ही करना चाहिए। नंबर 2, योगासन स्वच्छ एवं शांत स्थान पर करना चाहिए। नंबर 3, योगासन दरी, चटाई आदि पर करना चाहिए। नंबर 4, योगासन खाली पेट करना चाहिए। नंबर 5, योगासन करने से पूर्व शरीर के लिए गर्माना यानी वार्मिंग अप आवश्यक है। नंबर 6, योगासन करते समय हमारा पूरा ध्यान अपनी श्वास एवं प्रभावित अंगों पर होना चाहिए। नंबर 7, योगासन करने के लिए प्रातः सूर्योदय एवं सायंकाल का समय उचित रहता है। नंबर 8, योगासन करते समय शरीर के अंगों को झटका नहीं लगना चाहिए, अर्थात सहन क्षमता अनुसार अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे योगासन की अभ्यास आवृत्ति एवं क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आगे बात करते हैं योग निद्रा आसन किसे कहते हैं, विधि लिखिए या शवासन क्या है, इसकी विधि का उल्लेख करते हुए इसके लाभों का विवरण दीजिए। तो इस आसन
को योग निद्रा आसन कहते हैं। शरीर की स्थिति शव के समान हो जाने से इसे शवासन कहते हैं। तो ये शवासन का जो चित्र है, विधि देखिए। दरी या कंबल पर पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों के मध्य 1 फीट का फासला रखेंगे, पंजे बाहर ढीले रखेंगे, वे दोनों हाथों को कमर के पास कुछ दूरी पर रखेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, गर्दन सीधी, आंखें बंद, वे सारा शरीर ढीला वे इस तरह रखेंगे। दाहिने पैर के अंगूठे पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए क्रमशः दाहिने पैर की अंगुलियां एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा आदि को भी शिथिल करेंगे। फिर इसी विधि को बाएं पैर, दोनों हाथों, पेट, सीना, गर्दन, मुखांग आदि सभी अंगों को शिथिल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ध्यान को श्वास प्रश्वास पर ले आएंगे। ध्यान द्वारा श्वास प्रश्वास का निरीक्षण करेंगे। इस प्रक्रिया में अन्य कोई विचार नहीं लाएंगे। श्वास का आना जाना लयबद्ध हो जाए ऐसा प्रयास करेंगे। अब ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करेंगे। कल्पना करेंगे कि अब श्वास लेते समय शीतल एवं छोड़ते समय गर्म वायु आ जा रही है। श्वास ध्वनि रहित व सामान्य चलती रहेगी। शरीर को शव की तरह ढीला छोड़ देना। आगे बात करते हैं। इस आसन को 5 से 10 मिनट तक नित्य करें। अंत में धीरे धीरे अंगों में चेतना लाएं, आंखें खोलकर बैठ जाएंगे एवं दोनों हाथों को आपस में रगड़कर हथेलियों को आंखों पर रखेंगे एवं धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। लाभ देखिए। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तंत्रिका तंत्र सुव्यवस्थित होता है, शरीर के साथ साथ मन, मस्तिष्क व आत्मा को पुनः विश्राम, शांति एवं आनंद मिलता है। अनिद्रा रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। ध्यान, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। निराशा, अहंकार, उपेक्षा, तनाव आदि विकार दूर होते हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित प्राणायामों की विधि एवं लाभों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है। इनमें से इन जो 5 है, ये 4, इनमें से किसी एक पर तो आपको टिप्पणी लिखना आएगी, तो इसको ध्यान से देखिए। पहला है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें भंवरे के समान गुंजन किया जाता है। नाक विधि देखिए। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से कानों के छिद्रों को बंद करके अंगुलियां नाक व एक आंख के पास बिना दबाव के रखेंगे। फिर मुंह बंद करके दोनों नासिका रंध्रों से पूरक करेंगे। सेकंड आंतरिक कुंभक करने के बाद दोनों नासिका रंध्रों से गुंजन करते हुए धीरे धीरे रेचक करेंगे। फिर 2 सेकंड बाह्य कुंभक करके पूरक करेंगे। क्रिया करते समय ध्यान शरीर के भीतर होने वाली भंवरे जैसी गुंजन पर केंद्रित रखेंगे। प्रारंभ में इस क्रिया को 5 से 7 बार करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। लाभ देखिए। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक उत्तेजना तथा उदासीनता दोनों ही अवस्था में लाभकारी है। नेक्स्ट देखिए। उज्जयी प्राणायाम स्थिति। तो ज्ञान मुद्रा में बैठकर गले से कंठ यंत्र को संकुचित करके 5-7 बार सहज श्वसन करेंगे। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इस मुद्रा में जीभ के अग्रभाग को मोड़कर ऊपर तालू में जितना अंदर ले जाकर लगाएंगे। विधि है। खेचरी मुद्रा में पहले नाभि से गले तक पूरक करेंगे तथा गले से नाभि तक रेचक करेंगे। श्वास की गति समान रहनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद गले में एकत्रित लार को निगल लेना चाहिए, जिससे गले में सूखापन नहीं रहे। लाभ है। मिर्गी तथा मानसिक रोगों में लाभदायक। टॉन्सिल ठीक होते हैं। सर्दी जुकाम खांसी में लाभ मिलता है। नाक, कान एवं गले के रोग दूर होते हैं और आवाज में मधुरता आती है। अगला देखिए। फिर है शीतकारी प्राणायाम। पद्मासन एवं सुखासन की स्थिति में किया जाता है। विधि देखिए। ओठ खुले रखकर सामने के ऊपर एवं नीचे के दांतों को आपस में मिलाकर आम व्यवस्था की तरह जीवा समतल रखकर मुंह के मध्य से पूरक करेंगे एवं फेफड़े पूर्ण भरने के पश्चात दोनों नासिका रंध्रों से रेचक करेंगे।
लाभ है, शरीर में शिथिलता पैदा होती है, मन शांत रहता है, दांतों से खून आना एवं पायरिया रोग को रोकता है। आगे है शीतल, तो ये प्राणायाम वज्रासन की स्थिति में बैठकर करेंगे। विधि है जिह्वा को मोड़कर नली के आकार की बनाएंगे तथा जोर से की ध्वनि करते हुए लंबा वह गहरा पूरक करेंगे। तत्पश्चात आंतरिक कुंभक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, सिर ऊंचा उठाकर नासिका रंध्रों द्वारा धीरे धीरे रेचक करेंगे। प्रारंभ में ये क्रिया 10-12 बार करेंगे और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। लाभ है, इस प्राणायाम से शरीर का ताप कम होता है, रक्तचाप में लाभ मिलता है, दांतों में खून आना व पायरिया को रोकता है और मन शांत रहता है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य का व्यायाम से किस प्रकार का संबंध है, इसके विभिन्न पक्षों को विस्तृत उल्लेख कीजिए। व्यायाम क्या है, स्वास्थ्य का व्यायाम से क्या संबंध है, वर्तमान जीवन में व्यायाम क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। और व्यायाम का स्वास्थ्य से संबंध स्थापित करते हुए इसके विभिन्न पक्षों का विस्तृत विवरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की 100% संभावना है। तो देखिए व्यायाम होता क्या है, तो क्रिया के दौरान शरीर में होने वाले शारीरिक क्रियाकलाप बदलाव को व्यायाम कहते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल जो चेंज होते हैं उनको व्यायाम कहते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक क्रियाओं के दौरान शरीर के तंत्रों का एक बार अपने उच्चतम शिखर पर कार्य करना ही सही मायने में व्यायाम है, अर्थात शरीर के तंत्रों का अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करना ही व्यायाम है, तभी व्यायाम का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। स्वास्थ्य का व्यायाम से संबंध, तो व्यायाम द्वारा बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास भी होता है। व्यायाम से शरीर की मांसपेशियों में सक्रियता, सुदृढ़ता तथा लचीलापन बना रहता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। यदि शरीर स्वस्थ है तो शारीरिक व्यायाम भी किया जा सकता है। अतः व्यायाम का स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है, जिसका प्रभाव एक दूसरे पर आवश्यक रूप से पड़ता है। अतः व्यायाम से बालक के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक स्वास्थ्य का पक्ष भी जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, व्यायाम के 4 पक्ष हैं। तो व्यायाम एवं स्वास्थ्य के देखिए, एक तो है शारीरिक विकास, एक है मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास। तो अपन इन विकास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शारीरिक विकास। शारीरिक विकास हेतु बालक को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, तभी उसकी शारीरिक वृद्धि होती है, जिससे शरीर के विभिन्न अवयव विकसित होकर क्रियाशील बने रहते हैं। क्रियाओं द्वारा शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है, जिससे संपूर्ण शरीर का विकास होता है। फेफड़े, हृदय, किडनी आदि की कार्य क्षमता बढ़ती है। रक्त संचार में वृद्धि होती है, जिससे शारीरिक श्रम व आहार के बीच संतुलन बना रहता है और हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। मानसिक विकास की बात करें, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः अपने आप में स्पष्ट है कि शरीर स्वस्थ तो मस्तिष्क स्वस्थ। यदि शरीर स्वस्थ है तो व्यायाम सरलतम ढंग से किया जा सकेगा। व्यायाम से संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ या क्रियाशील हो जाती है। तंत्रिका तंत्र एवं स्नायु संस्थान में समन्वय बना रहता है तथा मस्तिष्क क्रियाशील रहने से शरीर के विभिन्न अंग क्रियाशील बने रहते हैं। मस्तिष्क के विकास से बालक में सोचने, समझने, शीघ्र निर्णय लेने एवं एकाग्रता के साथ साथ स्मरण शक्ति का विकास होता है। अतः बालक के मानसिक विकास के लिए शरीर को स्वस्थ रखना तथा व्यायाम करना आवश्यक है। अब देखिए सामाजिक विकास क्या होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। इसी समाज के आधार पर उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये सामाजिक गुण एक स्वस्थ व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक बालिकाएं जब समूह में व्यायाम करते हैं तो उनमें एक साथ मिलकर कार्य करने की भावना विकसित होती है। समूह में व्यायाम नेता कप्तान के आदेश अनुसार किया जाता है, अतः आज्ञाकारिता की भावना का निर्माण होता है। समूह का नेतृत्व एक बालक करता है
उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। सामुदायिक कार्य करने के लिए नेतृत्व के गुणों का होना आवश्यक है। यही नेतृत्व के गुण सामुदायिक कार्य पूर्ण कराने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। समूह व्यायाम एक दूसरे के सहयोग से पूर्ण होते हैं। आगे देखिए, नंबर 4 पर है सांस्कृतिक विकास। खेलों एवं व्यायाम के द्वारा व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास होता है। खेल खेलने के लिए जाते हैं तो हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, निर्णय का सम्मान करते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्णयों को मानते हैं। खेल भावना से खेलते हैं। खेल खेलने से पहले खिलाड़ी अपने इष्ट देव को याद करता है, उन पर विश्वास जताता है। प्रतियोगिता में अलग अलग राज्य या देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं तो प्रत्येक जगह के व्यक्तियों की संस्कृति अलग अलग होती है। उनका रहन सहन, पहनावा, खान पान, भाषा आदि। जब खिलाड़ी साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने पर विकास होता है। ये सांस्कृतिक मूल्य खिलाड़ी को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। जब विद्यार्थी सूर्य नमस्कार की क्रिया करता है तो वे मंत्रों के उच्चारण के साथ करता है, सूर्य को नमस्कार करता है, जिससे विद्यार्थी में भारतीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। कुश्ती, तीरंदाजी, जूडो आदि खेल सांस्कृतिक विरासत के रूप में आज हमारे सामने है। व्यायाम के 4 पक्ष माने गए हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इनके विकास से ही बालक का सर्वांगीण विकास जुड़ा हुआ है। व्यायाम से शरीर के स्वस्थ एवं शरीर स्वस्थ रहने से मस्तिष्क स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ के क्रियाशील रहने से तंत्रिका तंत्र तथा स्नायु में समन्वय स्थापित होता है। बालक एक सामाजिक प्राणी होने से इनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। अतः ये शरीर को स्वस्थ रखना हो तो दैनिक व्यायाम आवश्यक है। आगे बात करते हैं, हॉकी खेल के मैदान की विशेषता बताइए। तो इस खेल का मैदान समतल भूमि पर 100 गज यानी 92 मीटर लंबा तथा 60 गज यानी 55 मीटर चौड़ा होता है। 60 गज की लाइन के मध्य 2 गज दाएं तथा 2 गज बाएं पर गोल खंबे लगाए जाते हैं। गोल के क्षेत्र की लंबाई 4 गज की होती है तथा खंभों की ऊंचाई 7 फुट की होती है। गोल के दोनों ही पोलों के ऊपर एक क्रॉस बराबर के नाप की लगी होती है तथा गोल के पोल के पीछे की और 3 गज पर जमीन के बाहर 5 गज के ऊंचे पोल लगाकर गोल क्षेत्र को जमीन की सतह पर 18 इंच की ऊंचाई के लकड़ी के तख्ते लगाकर कवर करना चाहिए। तो ये मैदान है, तो आप इसका एकदम अच्छे से देख लें, इसका चित्र बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, शिक्षण विधियों के प्रमुख सिद्धांतों कौन कौन से। तो ये अपनी लास्ट इकाई का है। तो शिक्षण विधियों के प्रमुख सिद्धांत हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन के साथ संबंध जोड़ने का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, पुनरावर्तन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। खेलों में अनुकरण विधि को समझाइए। तो ये विधि विशेष रूप से शारीरिक शिक्षा, खेल कूद के क्षेत्र में छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे तेज गति से सीखते हैं, वे किसी का अनुकरण करके ही सीखते हैं। इस विधि में बच्चों को अपने द्वारा पूर्ण कौशल प्रदान करने के बाद धीरे धीरे करते हुए अनुसरण करने हेतु कहना चाहिए। नंबर 5 है कैलेस्थेनिक व्यायाम के उदाहरण बताइए। तो कैलेस्थेनिक व्यायाम की श्रेणी में निम्नलिखित व्यायाम आते हैं: पीटी है, डबल्स है, लेजियम है, परेड है, रैली है, कक्षा संरचना आदि। महिलाओं के लिए कबड्डी। मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी मीटर की होती है। तो महिलाओं के लिए कबड्डी मैदान की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। अगला है फुटबॉल के खेल में निम्नलिखित शब्दों का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, थ्रो इन या किकिंग। तो देखिए, फुटबॉल के खेल में निम्नलिखित शब्दों से देखिए, एक तो कॉर्नर किक होता है, एक पेनल्टी किक होता है, ऑफ साइड होता है, टाई ब्रेकर होता है, थ्रो इन होता है, किकिंग होता है, ड्रीबलिंग होता है और ट्रैकलिंग होता है। नंबर 1 पर अपन बात करेंगे कॉर्नर किक की। तो बॉल रक्षक टीम के किसी खिलाड़ी को छूकर गोल लाइन से बाहर जाने पर आक्रामक टीम को कॉर्नर किक मिलती है। कॉर्नर किक से
बॉल सीधी गोल में नहीं भेजता है। बॉल को दूसरे खिलाड़ी द्वारा छूना आवश्यक है तथा कॉर्नर किक लगाने वाला खिलाड़ी बॉल को दोबारा छूने से पूर्व अन्य कोई खिलाड़ी को बॉल छूना आवश्यक है। पेनल्टी किक की बात करें, पेनल्टी किक गोल से 11 मीटर की दूरी पर लगाए हुए पेनल्टी चिन्ह से लगाई जाती है। यदि रक्षक टीम पेनल्टी क्षेत्र में जानबूझकर गलत तरीके से गेंद रोकती है तो इसके विरुद्ध पेनल्टी किक दी जाती है। इसमें रक्षक टीम का गोलकीपर ही अकेला गोल की रक्षा के लिए रहता है। ऑफसाइड, यदि आक्रामक टीम का खिलाड़ी बिना बॉल के विरोधी गोल के पास पहुंचता है और उसके पीछे गोल की तरफ रक्षक टीम के खिलाड़ी भी नहीं है तो आक्रामक टीम का खिलाड़ी ऑफसाइड माना जाएगा तथा उसके विरुद्ध इनडायरेक्ट किक दी जाएगी। टाई ब्रेकर, निश्चित समय में खेल का परिणाम नहीं निकलने पर अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है। यदि अतिरिक्त समय में भी खेल का परिणाम नहीं निकलता है तो टाई ब्रेकर में दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी किक बारी बारी से दी जाती है। यदि अब भी परिणाम नहीं निकलता है तो पुनः दूसरी बार भी 5-5 पेनल्टी किक दोनों टीमों के खिलाड़ियों को दी जाती है। थ्रो इन, बॉल टच लाइन से बाहर जाने पर खेल पुनः शुरू करने हेतु खिलाड़ी द्वारा टच लाइन बिना छुए बॉल को दोनों हाथ से पकड़कर सिर के ऊपर से दोनों पैर जमीन से सटाते हुए बॉल फेंकना थ्रो इन कहलाता है। किकिंग, तो फुटबॉल पर पैर से तेज प्रहार करना किकिंग कहलाता है। और ड्रिबलिंग, दोनों पैरों से बॉल को खेलते हुए आगे बढ़ना व चलना है। और ट्रैकलिंग, विपक्षी खिलाड़ी को छकाते हुए चकमा देते हुए बॉल को आगे बढ़ाना। तो ये इन सारी की परिभाषा थी। आगे बात करते हैं, खेलों का महत्व समझाइए। खेल से क्या आशय है, खेल से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। खेल मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। शैशव काल से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य अपनी इस स्वाभाविक इच्छा को कई बार तथा कई रूपों में प्रकट करता है। इस स्वाभाविक इच्छा का कारण है खेल से प्राप्त होने वाला आनंद। एक शिशु जब स्वस्थ होता है और भूख से मुक्त होता है तो किसी प्रकार वे हाथ पैर मारता है, मुंह से ध्वनि निकालता है, खिलौने को देख उसकी ओर आकर्षित होता है, उसकी ओर लपकता है, उसे पकड़ता है, उछालता है। शिशु की ऐसी अन्य क्रियाएं वस्तुतः उसके खेल जिनसे उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। ये खेल उसके स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब कोई बच्चा खेलता नहीं, चुपचाप पड़ा रहता है या रोता रहता है तो माता पिता को चिंता लग जाती है। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका शिशु खेले। इन खेलों में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास निहित होता है, इसलिए प्राकृतिक रूप से खेलने की प्रेरणा मिलती है। खेल में उसके विकास, संरक्षण, संतुलन और स्वास्थ्य का रहस्य निहित है। खेल को परिभाषित करने का प्रयास कई विद्वानों ने निम्न प्रकार से किया है। रस्किन के अनुसार खेल शरीर और मन को आनंद देने के लिए जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। गुल्लिक खेल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि खेल वे हैं जो खाली समय में अपनी पसंद से करते हैं। और रोज कहते हैं कि खेल एक आनंद पूर्व श्वेत प्रस्फुटित एवं रचनात्मक क्रिया है जिसमें मनुष्य अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। लास्ट क्वेश्चन है बॉलिंग के प्रकार। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट भी वीडियो आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं बॉलिंग के प्रकार की। तेज गेंदबाजी, तो बॉलर द्वारा लंबी दौड़ लगाकर पूरी शक्ति के साथ तेज गेंद से तेज गति से गेंद करना तेज गेंदबाजी या पेस बॉलिंग कहलाता है। मध्यम गति से गेंदबाजी, तेज गति से गेंद न फेंकना, मध्यम गति से गेंदबाजी करना।
बम्पर या बाउंसर गेंदबाजी, तो गेंद को दबाकर तेज गति से इस प्रकार फेंकना कि गेंद विकेट के पास टप्पा खाकर ऊपर उछलती है, इसे बम्पर गेंदबाजी कहते हैं। और लेग स्पिन, जो गेंद बल्लेबाजी की बाईं तरफ लेग पर टप्पा खाकर बाईं तरफ घूमकर निकल जाती है, तो लेग स्पिन कहते हैं। ऑफ स्पिन, यदि कोई गेंद ऑफ दिशा में टप्पा खाकर लेग की ओर घूमती हुई निकलती है तो ऑफ स्पिन कहलाती है। गूगली, इस गेंद की घूमने की दिशा को समझना कठिन होता है। इसमें गेंद लेग ब्रेक की भांति फेंकी जाती है, परंतु ये ऑफ ब्रेक होती है। बिमर, तेज गेंदबाज द्वारा बल्लेबाज के सिर को निशाना बनाकर फेंकी जाती है। तो ये अपन ने जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का था वो पूरा का पूरा अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया। ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित था। टोटल 6 इकाई थी, उन 6 की 6 इकाई को कंप्लीट कराया गया, पूरी मेहनत की गई है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।